बोर्ड पे झूम कर देना। आप सभी को गुड इवनिंग। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस जो है अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम लोग। और इस प्रोग्राम को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। और कल आप लोगों ने देखा कि तुरंत आप लोग सभी लोग हो जाओ, एकत्र हो जाओ और चैट कम किया करो आप लोग। हम देखते हैं आप लोग आपस में चैट बहुत करते हो। समय का बड़ा सही सदुपयोग करो, आप अपने मंजिल को देखते रहो और सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रयास कर रहे हो। इसलिए अखिल भारतीय सेवक बनना है तो बहुत गंभीर रहना है और अपने प्लानिंग के साथ बहुत एकजुट होकर, अगर हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं और आपके साथ इस संकट के समय में इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका भरपूर आप जो है प्रयोग करो, आप भरपूर इसका फ़ायदा उठाओ। और पेन और कॉपी लेकर आप आराम से बैठो और हम धीमी गति से बोलते हैं उसको लिखते भी रहो आप। ये आपके लिए बहुत सहायक रहेगा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया देखा, मेडिवल इंडिया देखा, लेकिन अब हम लोग आधुनिक भारत पर आ गए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है आधुनिक भारत और बहुत ईजी है। जब आपको हम दूसरे तीसरे टॉपिक पर ले चलेंगे तो आप देखोगे कि मॉडर्न इंडिया सबसे ईजी टॉपिक, यानी कि जब हम इसके नेचर को समझ लेंगे कि व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन पीपल, यानी कि जब हम लोग उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, यानी कि उपनिवेशवाद के जब विविध चरण में आपको ले चलेंगे, जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, तब वहाँ देखोगे आप क्रिस्टल क्लियर तस्वीर हो जाएगी। यानी कि जो एक तरह से कार्ल मार्क्स ने जो बताया था दो फेज़ के बारे में, एक मर्केंटाइल फेज़ और एक इंडस्ट्रियल फेज़, और बाद में लेनिन ने उसको फिनेंशियल फेज़ के रूप में आगे बढ़ाया। और हमारे यहाँ आरपी दत्त, रजनी पाम दत्त ने टुडे इंडिया में उसको 3 चरणों में विभाजित किया। एक कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक चरण, एक औद्योगिक चरण, औद्योगिक पूंजीवादी चरण, और एक वित्तीय पूंजीवादी चरण। तो जब ये वाला फेज हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि 1600 में कंपनी का आगमन होगा और 1600 से 1700 की जो कंपनी की एक्टिविटीज़ है उसको पढ़ेंगे। फिर 1700 से लेकर प्लासी तक पढ़ेंगे, फिर प्लासी से लेके 1813 तक पढ़ेंगे। 1813 में ही आप देखोगे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त होगा। तो ये पॉलिसी कहाँ से चल रही है? जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे रॉबर्ट क्लाइव की हों, चाहे वॉरेन हेस्टिंग की हों, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस की हों, चाहे लॉर्ड वेलेस्ली की हों, चाहे लॉर्ड मिंटो की हों, चाहे लॉर्ड हेस्टिंग की हों, जितनी योजनाएं, जितने गवर्नर जनरल गवर्नर वहाँ से आ रहे हैं, जितनी उनकी प्रशासनिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां हैं और सांस्कृतिक नीतियां हैं, वो गवर्न किससे हो रही हैं? उसी वाणिज्यिक जो है, जो उपनिवेशवाद के विविध चरण में। तो जो कॉलोनियल सिस्टम है, अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक चरण है, अगर ये हमें समझ में आ गया कि हो व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉलोनियल सिस्टम, यानी उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या, उपनिवेशवाद कहते किसे हैं? जब कोई देश किसी देश को गुलाम बनाए और अपने हित के अनुसार उसका आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करे, अपने हित के हिसाब से उसे अपना एक तरह से मार्केट डेवलप करे, उसे अपने आवश्यकता के अनुसार कृषि का वाणिज्यीकरण कर दे, तो उसको हम लोग एक कॉलोनी का नाम देते हैं, जो उपनिवेशवाद। क्योंकि उपनिवेश का जितना शोषण होगा, साम्राज्य का उतना पोषण होगा। तो बहुत ही इजी हो जाएगा और थर्ड स्टेप तक चलते चलते बिल्कुल तस्वीर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है लेटर मुगल इंडिया। क्योंकि आपको देखते होंगे, आप किताबों में पढ़ते होंगे कि लोग कहते हैं कि मुगल वंश का पतन हो गया, लेकिन आप एक चीज़ और भी तो देखो, एक अप्रोच साथ में और चल रहा कि मुगल वंश के पतन के साथ ही साथ ग्रोथ भी तो हो रहा है।
यानी कि क्षेत्रीय राज्यों में आप देखो बेहतर कर रहे हैं जो उनके उत्तराधिकारी राज्य हैं, उनकी अर्थव्यवस्था देखो आप। यानी कि रीजनल लेवल पर कोई ना कोई चीज़ें जो है अपलिफ्ट भी कर रही हैं, विकसित भी हो रही हैं, तो उसको हमें नज़रअंदाज करके नहीं चलना है। जैसे आप देखो कला, वास्तुकला, साहित्य रीजनल लेवल पर जो है वो हाईलाइट हो रही हैं। जैसे आप बूंदी शैली है, कोटा शैली है, बनी ठनी है, यानी कि बासोली शैली है, गढ़वाली शैली है। इसी तरह से रीजनल जो है एक तरह से वर्किंग पावर बढ़ रहा, जो क्रय शक्ति बढ़ रही, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में हमारे डिमांड बढ़ रहे हैं, हमारे जो उत्पाद के डिमांड हैं वो उनके मार्केट में बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कई डायरेक्शन में देखना उसे, तब ओवरऑल हम लोग चैप्टराइजेशन किए करके और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो लेटर मुगल इंडिया है, यानी कि कैसे कैसे मुगल वंश का पतन होता है और कैसे कैसे रीजनल स्टेट अस्तित्व में आते हैं। तो जो स्वतंत्र राज्यों का उदय है, जो स्वतंत्र राज्यों का उद्भव विकास है, जैसे बंगाल है, जैसे अवध है, हैदराबाद है, और आपका भरतपुर है और रुहेलखंड है, इसको हम लोग एक अलग टॉपिक बनाएंगे। जैसे एंग्लो मराठा रिलेशन चेंज इन टू वार, एंग्लो मैसूर रिलेशन चेंज इन टू वार, एंग्लो सिख रिलेशन चेंज इन टू वार। यानी कि इनको समझने के लिए पहले हमें एक फंडामेंटल समझना जरूरी है कि औरंगजेब के जाने के बाद क्या स्थिति हो रही। ओवरऑल एक जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर पूरे मॉडर्न इंडिया को हमारे हिसाब से आप अगर बांटना चाहोगे तो हम तो इसको 4 ही फेज में करके पढ़ लेते हैं। यानी कि एक 18वीं सदी के भारत को समझते हैं, अर्ली एंड लेटर, और उसके बाद आप 18वीं सदी के भारत को समझ लिए तो मोहम्मद शाह रंगीला को समझ लिए, और उसी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे हैं, उसी में प्लासी का युद्ध हो रहा, उसी में बेदारा का युद्ध हो रहा, उसी में वांडीवास की लड़ाई हो रही, उसी में पानीपत का 3rd युद्ध हो रहा, उसी में बक्सर की लड़ाई हो रही है, और उसी में अमेरिका वॉर ऑफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही, उसी में फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा, उसी में हैदर अली का आप देखो मैसूर राज्य खत्म हो रहा लास्ट तक जाते जाते, और उसी में मराठा यानी कि एक तरह से कह लीजिए मराठों से लड़ाई हो रही, एंग्लो मराठा वार, एक एंग्लो मराठा वार हो जा रहा। कार्नवालिस को बिल्कुल उसमें समझने की ज़रूरत है, वारेन हेस्टिंग को समझने की ज़रूरत है, लॉर्ड वेलेजली लास्ट में आता आप देखो। तो अगर 18वीं सदी के भारत को हम लोग समझ लिए तो प्लासी से बक्सर तक की स्थिति समझ लिए, और 1765 में जो दीवानी निजामत मिलता है उसको समझ लिए, जहाँ से एक तरह से कह लीजिए कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उद्योग धंधों का विकास होने लगता है लंदन में। तो जब लंदन में औद्योगिक क्रांति हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसी से उनकी नीतियां भारत में संचालित होंगी। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें 18वीं सदी का भारत समझना है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, उपनिवेशवाद के विविध चरण को समझ लिए, फिर राष्ट्रवाद को समझ लिए कि कैसे कैसे 1857 के विद्रोह के बाद जैसे नागरिक विद्रोह होंगे, जनजातीय विद्रोह होंगे, किसान विद्रोह होंगे, फिर आप देखोगे कि एक महासंग्राम यानी कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह है। जैसे आप देखोगे संथाल विद्रोह है, बिरसा मुंडा का विद्रोह है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल फीलिंग भारत में नहीं थी। राष्ट्रवादी चरण में हम लोग देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देखोगे कि 1857 से शुरू हो जाता महासंग्राम, फिर अंग्रेज प्रायः प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का महासंग्राम भारत में न हो, अवॉइड करते हैं कि इससे क्या है कि धन जन की लगता है कि ब्रिटिश सत्ता ही खत्म हो जाएगी। अब वो अवधारणा गई, अब उसको एक महासंग्राम की अवधारणा दिया जाने लगा, यानी कि 2007 के बाद जब उसके जो है 50 वर्ष पूरे हुए तो 2007 में आप देखो उसका मनाया गया। और उसके बाद आप देखो एक अवधारणा चेंज हो रही है, फॉरेन विद्वान भी ये मानने लगे कि बहुत बड़ी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर रहा। तो ये अप्रोचेज को लेकर चलना, लेटेस्ट अप्रोचेज को लेकर चलना, और ये अप्रोच आपका डेवलप हो गया मॉडर्न इंडिया के प्रति तो आप कर लोगे। फिर कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1885 में, फिर कांग्रेस के विविध चरण शुरू हो जाएंगे।
पहले लिबरल फेज आएगा, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगा, फिर गांधीयन फेज आएगा और इसी बीच में रिवोल्यूशनरी फेज आएगा। तो उसको जानने के लिए ओवरऑल हम लोग पहले देखते हैं, फंडामेंटल से लेके चलते हैं और कुछ घटनाओं को देखते हैं 18वीं सदी में। तो आज का टॉपिक हम लोगों का जो है लेटर मुगल इंडिया है, यानी कि परवर्ती मुगल काल है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मुगल वंश का पतन है, जिसको हम लोग परवर्ती मुगल काल के नाम से जानते हैं, मुगल वंश का पतन, यानी कि मुगल वंश के पतन में किसका किसका हाथ है। बहुत से इसमें कारण दिखेंगे आपको, जिसमें आप देखोगे कि औरंगजेब के नीतियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और जो अमीरों के द्वारा गुटबंदी की जा रही है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अयोग्य जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। ताकत के रूप में एक पेशवा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य को एक तरह से उभर कर आ रहा है, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, उसका भी बहुत बड़ा हाथ। यानी कि विभिन्न शक्तियों को अगर देखा जाए तो ओवरऑल उसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे हैं, वो भी जो है बिल्कुल साम्राज्य को ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये जो फेज़ हमारा है मुगल वंश का पतन, इसको हम लोग औरंगजेब के डेथ से लेकर और 1857 तक और 1862 में डेथ हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो इसमें फर्स्ट फेज़ में आप देखोगे तो एक फर्स्ट फेज़ में मुअज्जम है, मुअज्जम का समय है, यानी कि जिनको हम लोग बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये विघटन का दौर है। और हमने एक चीज़ और बताया था कि विघटन हमेशा संगठन से अल्पकालिक होता है और संगठन हमेशा विघटन से दीर्घकालिक होता है। ये बात उस समय भी हम बताए थे कि बनाने में आप देखो 6 बादशाह लगे हुए हैं और 180 ईयर्स है, और बिगड़ने में आप देखो 150 ईयर्स के आसपास है और 13 बादशाह हैं। यानी कि विघटन में कम समय लगता है और ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, लेकिन संगठन में ज़्यादा समय लगता है और कम लोग शामिल होते हैं। ये एक इतिहास से सीख मिलती है, ये इतिहास एक एक्सपीरियंस देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि हमेशा इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और वही स्थिति यहाँ है। अब इसमें आप देखोगे कि इनके विघटन में एक बहुत बड़ा हाथ रहता है किसका, अमीरों के गुट का। यानी कि जो नोबेल हैं, जो अमीर हैं, अमीरों के गुट के, अमीर के जो गुट हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसा नहीं है कि ये जो उमरा वर्ग है, ये जो अमीर हैं, ये पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, लेकिन पहले आवाज़ नहीं उठा पाते थे। और जैसे ही औरंगजेब की सत्ता गई उसके बाद आप देखो उभर कर आए। तो इन्हें समझना भी जरूरी है, यानी कि उनके डूबती हुई नौका को और इन्होंने डुबा दिया और इंटरनल इंटरफियर करने लगे और बादशाह को बनाने लगे और बादशाह को हटाने लगे। जैसे सैयद ब्रदर्स किंग मेकर के भूमिका में आ गए। वही आप देखोगे तो 18वीं सदी के मिड में इमादुल मुल्क रहता है, वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किंग मेकर कौन है, तो उसी ग्रुप में आप देखोगे सैयद ब्रदर्स को, जो हिंदुस्तानी गुट के हैं, उनको किंग मेकर कहा गया। यानी कि इस नोबेलिटी को हमें समझना है। ये जो नोबेल हैं, ये जो अमीरों के गुट हैं, इनको भी समझना जरूरी है। जैसे आप देखे होंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी, ये ग्रुप ऑफ 40 की स्थापना की गई। बाद में वही आप देखो पतन का कारण बनता है। रजिया अनवर्ड, रजिया के डेथ का कारण बनता है। और बाद में बलबन ने उसको समाप्त कर दिया और बलबन ने अपने को अफरासियाब का वंशज जोड़ दिया और राजत्व के सिद्धांत से ये सिद्ध कर दिया कि हम वो नहीं हैं जो चालीसा वाले हैं। तो यहाँ भी बहुत बड़ा योगदान है अमीरों के गुट का। अमीरों के गुट में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें एक जो है ईरानी गुट है, एक ईरानी गुट है और एक जो है आप देखो एक जो है हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी गुट है और एक जो है तुरानी गुट है और एक जो है अफ़गानी गुट, अफ़गानिस्तान वाले हैं अफ़गानी गुट। ये 4 गुट हैं आप देखो सक्रिय हो रहे हैं
और बहुत सिंपल है। ईरान आप देखो, आज भी ईरान सबसे बड़ा शिया राज्य है पूरा, पर्सिया फारस। तो ये शिया गुट है। ये तुरानी जो है ट्रांसाक्सियाना वाले, शमरकंद वाले जो सुन्नी गुट है, और ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदुस्तानी गुट, जिसमें सैयद ब्रदर्स के नाम से 2 भाई हैं, हसन और हुसैन, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के नाम से हैं। और इसमें आप देखोगे तो अफगानी गुट है, इसमें बंगस पठान है, रुहेला सरदार हैं, जो रुहेलखंड और फर्रुखाबाद की स्थापना कर देते हैं। और इनके में देखोगे ईरानी गुट में तो अवध की आगे चल के स्थापना हो जाती है। तिरानी गुट के रूप में देखोगे तो हैदराबाद हमारा तुरानी राज्य है, जो कमरुद्दीन चिल्कनिज खान निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ के द्वारा स्थापित हो जाता है। तो इसमें आप देखो तो इसमें 3 लीडर को आपको याद करना। ईरानी गुट में आप देखोगे तो असद खां हैं, आराम से आप लोग इसको नोट करते रहना। असद खां हैं, जुल्फ़िकार खां हैं, जुल्फ़िकार खां बहुत बड़े सक्रिय लीडर हैं। फिर आपके जो है शहादत खां हैं, शहादत खां। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि यही शहादत खां 1722 ईस्वी में रंगीला के समय में अवध नामक स्वतंत्र राज्य के संस्थापक बन रहे हैं और फैजाबाद को अपनी राजधानी बना रहे हैं। अवध नामक स्वतंत्र राज्य के संस्थापक बन रहे हैं और फैजाबाद को अपनी राजधानी बना रहे हैं। बाद में लखनऊ को राजधानी बनाया गया आसिफुद्दौला के समय में। अलग राज्य जब हम पढ़ाएंगे अवध को तो देखेंगे इसको। यानी कि अवध राज्य हमारा क्या है, शहादत खां वाज द फर्स्ट जो है रूलर ऑफ द अवध, यानी कि नवाब, फर्स्ट नवाब ऑफ द अवध। यही शहादत खां बुरहानुल मुल्क, जो नादिर शाह के प्रकरण के समय में देखोगे आप बार बार इसका नाम आएगा, हैदराबाद के निज़ाम का और इसका। तो आप देखो मोहम्मद शाह रंगीला से ही अलग हो रहा है और मोहम्मद शाह रंगीला से ये भी अलग होगा हैदराबाद, और मोहम्मद शाह रंगीला इन्हीं से साथ ले रहा। तो हमें ये जो गुटबाजी हो रही है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरप्ट कर रहे हैं, जो 18वीं सदी के भारत के पूर्वार्ध को पूरी तरह राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, इस नोबेलिटी को समझना हमें जरूरी है। क्योंकि बिना इसके समझे नाम आएगा आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा कब, जब जहांदार शाह को हम पढ़ेंगे। मुअज्जम के बारे में तो लोग कहते हैं कि भाई मुअज्जम लास्ट मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहा जा सकता है। सिडनी ओवेन महोदय ने लिखा है। और वृद्धावस्था में इंतजार करते करते कि पिता की डेथ होगी तो हम उत्तराधिकारी बनेंगे, वृद्धावस्था में पता चला कि शासक बन रहा हो। 60s में, यानी कि 60 के दशक में, 63 ऑनवर्ड में तो शासक बन रहा, तो उसकी नीतियां क्या होगी, मेल मिलाप की होंगी। तो जहांदार शाह के समय में ये गुटबाजी देखने को मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लेटर मुगल इंडिया में पहला गुट जो प्रभावशाली हुआ वो कौन है, तो ईरानी गुट। और ईरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट में संघर्ष हो जाएगा, ईरानी गुट खत्म हो जाएगा जहांदार शाह के फर्रुखसियर के समय में। और फिर हिंदुस्तानी और तुरानी में संघर्ष होगा, फिर हिंदुस्तानी खत्म हो जाएगा, फिर तुरानी राजनीति से ऊब कर अपने आप खत्म हो जाएंगे। रुहेला सरदार की भूमिका आप देखोगे बहुत बाद तक चलती रहेगी। जब नजीब खां और जाब्ता खां और गुलाम कादिर, शाह आलम द्वितीय के घर में आंखें उसकी निकलवा लिया, बादशाह का आंखें जाकर निकाल लिया शाही हरम में। वो कौन था, वो रुहेला सरदार था, गुलाम कादिर। 1778 में जब आप देखोगे, 88 में शाह आलम सेकंड जब बादशाह बने, तो अंधा होकर शासन किया काफ़ी दिनों तक। तो ये चीज़ों को, यानी कि इस नोबेल को हमें समझना अच्छी तरह जरूरी है। आप देखो क्रमशः आ रहे हैं, क्रमशः जा रहे हैं। यानी कि गुटबाजी आप देखो खूबसूरत है, बिल्कुल आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। पहले ईरानी गुट आया तो पहले ईरानी गुट खत्म हुआ, फिर हिंदुस्तानी गुट सक्रिय हुआ, हिंदुस्तानी गुट खत्म हुआ, फिर तुरानी आया, तुरानी गुट खत्म हुआ। आराम से आप देखते रहोगे, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। तो इसमें कहीं कोई वो गतिरोध नहीं। अब इसमें आप देखो एक ही लीडर को आप, इसमें हसन और हुसैन करके हैं, जो आप नाम बार बार देखते हो, हसन और हुसैन।
बड़ा भाई हसन है, छोटा भाई हुसैन है। हसन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अब्दुल्ला खां। और ये कौन है, ये हुसैन अली हैं। इनका राजनीति में बहुत बोलबाला है, इनको समझे बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और इन्हीं को क्या कहते हैं, सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को एक नाम दिया जाता है नृप निर्माता, यानी कि किंग मेकर। किंग मेकर इन्हें कहा जाता है। जिसे चाहते हैं उसे सिंहासन पर बैठा देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे हटा देते हैं। अब लो आप निर्माता हो गए, भाग्य के विधाता हो गए। और ये इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद में सूबेदार थे, सह सूबेदार, और ये पटना में थे सह सूबेदार। तो इनके बड़े कृतज्ञता थे, बड़े परोपकार किया इन्होंने। तो बादशाह ने उठा के इनको वजीर बना दिया, इनको मीर बख्शी बना दिया, यानी कि जो है कमांडर इन चीफ बना दिया मुगल आर्मी का। अब आप देखो इनकी तूती बोलती है, यानी कि फर्रुखसियर के समय में आप देखो कि जहांदार शाह को हटाकर और एक तरह से कह लीजिए फर्रुखसियर को लाने वाला और फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाने वाला हिंदुस्तानी गुट है। और बाद में जब फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी गुट को रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो हिंदुस्तानी गुट ने फर्रुखसियर का ही मर्डर कर दिया। आप बताओ, किसी अमीर गुट के द्वारा पहली बार किसी बादशाह का गला घोट दिया गया, ये पहली बार हुआ कि सैयद बंधुओं ने और जो है वो फर्रुखसियर का जो है हत्या कर दिया। और फिर रफ़ीउद्दराज को बैठाया, रफ़ीउद्दौला को बैठाया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया। तो 4 शासकों को ताबड़तोड़ बैठाने के कारण इसको क्या इतिहास में कहा जाता है, ही वॉज नोन एज द किंग मेकर। सैयद ब्रदर्स वर नोन इन द पॉलिटिक्स, लेटर मुगल पॉलिटिक्स, एज ए किंग मेकर। कैसे भूल सकते हो आप? ये पूरे राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, पूर्वार्ध की राजनीति को, और इनके सामने किसी की तूती नहीं बोलती है। तो इन्हें भी हमें याद करना, सैयद ब्रदर्स ये आएंगे, ये वजीर हैं और ये जो है कह लीजिए कि वह मीर बख्शी हैं। ये पूरे सैन्य पदाधिकारी हैं, कमांडर इन चीफ हैं हुसैन अली बादशाह के। तो ये करता धरता है, भाग्य के विधाता है। इसके बाद आप देखो एक तुरानी है जो सुन्नी संप्रदाय से, सुन्नी से है। अब आप देखो इसके बारे में, अब तुरानी के बारे में आप देखोगे तो तुरानी में कौन है, कमरुद्दीन, यानी कि गाजिउद्दीन है, मोहम्मद अमीन है और कमरुद्दीन, जिसमें कमरुद्दीन को आप जानो। कमरुद्दीन आप देखो, कमरुद्दीन इनका मूल नाम है, लेकिन कमरुद्दीन के नाम से कोई इन्हें नहीं जानता। अब इनको देखो आप, कमरुद्दीन, चिनकिलिच खां, बड़े विचित्र विचित्र नाम है, प्रयास करोगे तभी याद होगा। चिनकिलिच खां, निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क, आसफ जां, इतना बड़ा नाम है इनका। और ये हैं 1724 में हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य के संस्थापक बनेंगे। आप बाद में हैदराबाद के बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो हैदराबाद तुरानी राज्य है, यानी कि सुन्नी राज्य। अवध जो है ईरानी राज्य है, जिसमें अवध में आप देखोगे जुल्फ़िकार खां की भूमिका बड़ी सक्रिय रहेगी। और यही जुल्फ़िकार खां जहांदार शाह को बैठा देंगे सिंहासन पर। तो ये जो गुत्थियां, ये जब तक नहीं सुलझेंगी तब तक इतिहास में आप आगे मूव नहीं कर सकते हो। अब हैदराबाद का पहला निज़ाम आ जाए तो इसमें कोई भी टाइटल रखा जा सकता है, क्योंकि ये कमरुद्दीन के नाम से कम जाना जाता है। ये चिनकिलिच खां, निज़ामुल मुल्क, आसफ जां के नाम से जाना जाता है। इसको औरंगजेब चिनकिलिच खां के नाम से, इसको फर्रुखसियर निज़ामुल मुल्क के नाम से, इसको रंगीला आसफ जां के नाम से पुकारता था। तो ये इतना बड़ा नाम हो गया। तो एक कम से कम हमें तुरानी गुट के एक लीडर को याद रखना है, गाजिउद्दीन, और मान लीजिए उसको नहीं याद रखते हैं आप, मोहम्मद अमीन को। 3 लीडर थे इसमें। तो तुरानी गुट के इस लीडर को याद रखना है। और 1724 जब आपको याद आएगा तो बाजीराव मस्तानी भी याद आएगा, बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट क्या कहते थे छत्रपति साहू से,
आओ इस मुगल वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। फाइटिंग पेशवा, इनकारनेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आप देखो बाजीराव फर्स्ट के समय में साम्राज्यवाद दिखाई देता है। अंग्रेजों के भी, कंपनी के भी होश उड़ जाते हैं कि सत्ता का कोई दावेदार है तो मराठा है। तो ये क्लियर पिक्चर आप देखोगे 18वीं सदी के भारत में जैसे ही आप एंट्री करते हो पूरा उथल पुथल दिख रहा, और भाग्य किस करवट लेगा किसी को नहीं पता है, सब अपना आजमाइश कर रहे हैं। ये चीज तो ये निर्माता जो हैं इनको भी ध्यान रखना है, और फिर इनसे जब संघर्ष होगा तो तुरानी गुट इनको खत्म कर देगा। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अब्दुल्ला खां आप देखोगे कि जो है जहर देकर हत्या कर दी गई और हुसैन अली का मर्डर कर दिया गया। तो 1720-22 के दौर में ये भी खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद आप देखोगे तुरानी गुट 1722 में इनको मुगल वंश का वजीर बनाया जाएगा। 1723 में ये मुगल वंश छोड़कर और दिल्ली से और शकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिस खां को पराजित करेंगे। दक्कन का जो सूबेदार बना के भेजा गया, और अपने को प्रूफ कर लेंगे कि नहीं मैं स्वतंत्र रहूंगा, भले मुगल के अधीन ही है लेकिन ये स्वतंत्र ही हो गए, क्योंकि इन्होंने रंगीला को एक संदेश दिया कि हम मुगल से मीर बख्शी को भी पराजित कर सकते हैं, यानी कि तुम्हारे द्वारा भेजा गया मुगल सेनापति को भी हम पराजित कर सकते हैं। लेकिन जब इनका टक्कर होता है बाजीराव फर्स्ट से तो इनके भी पैर कांपने लगते हैं, और बाजीराव फर्स्ट ने इन्हें ठिकाने लगाया। तो जब आप देखो कभी युद्ध होता था इस तरह का, तो आप देखो जो है इनके जो बिना युद्ध के ही संधि कर लेते थे ये, क्योंकि उन्हें तो चौथ और सरदेश मुखी चाहिए। उसी वादे के कारण इनको जो है साथ दिए थे कि भाई हम हैदराबाद की स्थापना करवा देंगे, लेकिन दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी हमें चाहिए, चौथ और हमें वसूली चाहिए। तो आप देखो इनका टक्कर किससे होता है। तो ये हैदराबाद के निज़ाम बहुत लंबे समय तक रहते हैं, 1748 तक। अब फिर आप देखोगे मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, फिर एंग्लो कर्नाटक वार शुरू हो जाएगा, और कर्नाटक के क्षेत्र में आप देखोगे अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ जाएंगे आपस में। तो द्वितीय जब आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा तो उसमें हैदराबाद की निज़ामी और कर्नाटक की नवाबी को लेकर दोनों दावेदारी समर्थन करेंगे। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी तब समझ में आएगी जब हैदराबाद और कर्नाटक का प्रकरण समझ में आएगा। दक्कन के जो सूबे हैं ये समझ में आएंगे, तब वो समझ में आएगा पूरा। यानी कि आप देखो कि ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट और अफगानी गुट। और अफगानी गुट आप देखो, अफगानी गुट में कौन है? बंगस पठान है, रुहेला सरदार है। बंगस पठान जो है मोहम्मद खां बंगस पठान चले जाते हैं फर्रुखाबाद, और 1714 में फर्रुखाबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। और 1721 में बंगस यानी कि अली मोहम्मद खां रुहेला सरदार और वीर दाऊद के द्वारा रुहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है। यही बरेली, रुहेलखंड, आंवला, बरेली और आंवला और ये जो है रामपुर आदि रियासतों को शामिल करते हुए रुहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है। तो बिल्कुल क्रिस्टल तस्वीर है, क्लियर तस्वीर है, लेकिन उसके लिए मशक्कत करना पड़ेगा और ज्ञान कपाट को खोलना पड़ेगा। क्योंकि पैरासूट और ज्ञान, पैरासूट और जो है दिमाग तभी काम करता है जब खुलता है, नहीं तो ऐसे काम नहीं करता है। तो ये चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद तो अमीरों के गुटबाजी को थोड़ा सा हमें इसका सहारा लेते रहना है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आते हैं मुगल पॉलिटिक्स में और देखते हैं कि कैसे कैसे घटनाएं हो रही। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पहला जो बादशाह आ रहा है मुअज्जम आ रहा, मुअज्जम आ रहा है। और मुअज्जम जो है ये 1707 से लेकर और 1712 तक रहेगा ये।
और 1707 से लेके 12 तक, और 1700 मुअज्जम के बाद फिर आएगा आपका जहांदार शाह। पहले 2-3 बादशाह को देखते हैं हम लोग। जहांदार शाह, और जहांदार शाह जो है 10 माह तक रहता है। महत्वपूर्ण बादशाहों में आप देखोगे तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला है। इसके बाद आप देखते हो कि आपके फर्रुखशियर आ जाएंगे। फर्रुखशियर के से भी क्वेश्चन बनता है। फर्रुखशियर के समय की घटनाओं को थोड़ा सा याद रखना है। 1719 तक रहेंगे, ये लंबा समय है थोड़ा। इसके बाद आप देखोगे बीच में 2 आएंगे और गुजर जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रफ़ीउद्दराज हैं और रफ़ीउद्दौला हैं। रफ़ीउद्दौला हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बस याद रखो आप। ये जो है 3-3.5 माह तक रहे, और एक टीबी से मर गया और एक जो है डिसेंट्री से मर गया। तो ये 1719 में ही इनका काम तमाम हो जाता है। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिनको समझना है। मोहम्मद शाह रंगीला, और इनको रोशन अख्तर कहते हैं। रोशन अख्तर इनका ओरिजिनल नाम रहता है, लेकिन इनके खुद में रोशनी नहीं है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। और इनका नाम क्या रहता है? रोशन अख्तर। इनके समय की बहुत घटनाएं परीक्षा उपयोगी हैं। अब आप देखो कि हम 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक पहुंच गए हैं। इसी को हमारे चैप्टर के अनुसार क्या है, 18वीं सदी का पूर्वार्ध है। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या हो रहा? मराठा क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं पेशवा के नेतृत्व में। सिख को आप देखोगे तो 10वें गुरु बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं 1708 में, गुरु गोविंद सिंह, और बंदा बहादुर आ रहे हैं, लेकिन 1716 में बंदा बहादुर का मर्डर हो जा रहा। उसके बाद सिख धर्म में आप देखोगे मिसलें आ जाएंगी। तो 1780 तक तो मिसलें रहेंगी। उधर का अप्रोच आपको डेवलप करना है कि कैसे क्या है। और उधर आप देखोगे राजपूताना में तो जय सिंह हैं, उधर आमेर के राजा, और उधर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह हैं। उनसे कैसे ये लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें याद रखना है, और 18वीं सदी के पूर्वार्ध को पढ़ना। उत्तरार्ध बाद में पढ़ेंगे, पूर्वार्ध पहले पढ़ ले। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद सेकंड सेगमेंट में हम लोग चलेंगे तो अहमद शाह, और फिर आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, और बहादुर शाह सेकंड। ये सेगमेंट लेके चलना। अब इसमें अगर देखा जाए तो मुअज्जम। अब आप एक चीज और देखो कि जैसे ही अब यही मुअज्जम जो है, मुअज्जम के बारे में अगर कहा जाए तो यही जो है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बैठता है। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, या शाह आलम फर्स्ट के नाम से। शाह आलम फर्स्ट के नाम से सिंहासन पर बैठेगा, और इसके नीतियों और कारनामे के कारण इसको एक उपाधि दी जाएगी, शाह ए बेखबर। इसी उपाधि से आपको इसका नेचर का पता चल जाएगा कि ऐसा शहंशाह जो बिल्कुल हाथी पर बैठ के धन लुटा रहा, और रेकलेस टाइप का है, केयरलेस टाइप का है। नीतियां जो है, इससे लगता है कि खफी खान ने मुंतखाबुल लुबाब में इस बादशाह के लिए एक शब्द समर्पित किया है, साहे बेखबर। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब औरंगजेब की डेथ होती है तो औरंगजेब का एक बच्चा है, औरंगजेब का एक लड़का है प्रिंस अकबर। उसको आपने देखा कि वो विद्रोही था, पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, मराठों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उसी में संगमेश्वर की लड़ाई हुई, और फिर वो भाग गया फारस की तरफ, और फिर उसकी जो है डेथ हो जाती है औरंगजेब के डेथ से पहले। तो ये 3 लाडले बचते हैं, जिसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब पिता के मृत्यु के समय जो है वसीयतनामा के हिसाब से दिल्ली और ये तो मुअज्जम मिलना चाहिए, और आजम को आप देखोगे तो उधर का इलाका अहमदनगर का मिलना चाहिए, गुजरात वाला। हैदराबाद और बीजापुर का इलाका कामबख्श को मिलना चाहिए वसीयत के अकॉर्डिंग।
ये वसीयत पहले कर देते थे कि वसीयत है, लेकिन फिर भी उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि देयर इज नो लॉ ऑफ प्रोजिनेचर। ज्येष्ठाधिकार का कोई नियम सिद्धांत नहीं था, इसलिए तलवार ही निर्णय करती थी कि नेक्स्ट रूलर कौन होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का, कि देयर इज नो रूल ऑफ प्रोजिनेचर। ज्येष्ठाधिकार का कोई नियम सिद्धांत नहीं है, तलवार ही निर्णय करती थी कि कौन अपने को प्रूफ करेगा। और आपने ये संदर्भ अशोक के समय में भी देखा, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि जिसने अपने को प्रूफ कर लिया। अशोक का सिंहासनारोहण कहाँ हो रहा है, यानी कि 273 में हो रहा, और राज्याभिषेक कहाँ हो रहा, 269 में हो रहा। 4 साल तक तो लगा अपने शत्रुओं को हटाने में। उसी में लोग कहते 99 भाइयों का कत्ल करके आया। 4 साल लगा अपने को प्रूफ करने में कि यस आई बिकेम द रियल एम्परर ऑफ दिस एम्पायर, उसको प्रूफ करने में लगा। तो आप देखो, हमेशा जिसकी जितनी लंबी तलवार उसका उतना बड़ा साम्राज्य। ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इनको अगर देखा जाए तो ये मेल मिलाप की नीति पर आ रहे हैं। तो यानी कि ये कहाँ थे, जमरूद में थे, अफगानिस्तान, काबुल के समय ये काबुल में थे, अहमदनगर में था आजम, और बीजापुर में था कामबख्श। जैसे ही डेथ का समाचार मिला ये सब चल दिए, और आगरा के तरफ जब बढ़े तो 1707 में एक लड़ाई हो रही है, क्योंकि मुअज्जम का बेटा अजीमुस्सान लंगर डाले हुए, शिविर डाले हुए बैठा था वहाँ, और वहीं पर एक लड़ाई होती है, जजुआ की लड़ाई, बैटल ऑफ जाजो। वो क्वेश्चन आता है कभी कभी। 1707 में यानी कि लड़ाई होती है जजुआ की लड़ाई, या जजुआ की लड़ाई, या जाजो की लड़ाई। जाजो का युद्ध होता है, बैटल ऑफ जाजू। जाजो की लड़ाई होती है जिसमें मुअज्जम ने आजम को पराजित कर दिया, और बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह आलम फर्स्ट के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठ गया। और फिर 1709 ईस्वी में हैदराबाद में यानी कि लड़ाई होती है, और 1709 ईस्वी में कामबख्श को पराजित करके उसको भी खत्म कर देता। यानी कि समाप्त करना ही एक विकल्प है। कांटे यानी कि रास्ते को, पुल को बिल्कुल पूरी तरह साफ कर देना। भाई भाई में ये दुश्मनी है, तब सत्ता का निर्णय होगा कि कौन शासन करेगा। तो रक्त रंजित रहा, पूरा इतिहास ही रक्त रंजित रहा। बिंबिसार को देखो, अजात शत्रु को आप देखो, उदाइन को देखो आप, अजात शत्रु ने मर्डर करके आया, पितृहंता। उदाइन को देखो, उदाइन पितृहंता कहलाता है। तो पॉलिटिकल मर्डर इज नॉट अ टाइप ऑफ मर्डर, पूरा इतिहास भरा है उसी से। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि मुअज्जम के बारे में 2-4 पॉइंट हमें याद रखना है। अब मुअज्जम आप देखो, एक तो ये रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे, मेल जोल करने का प्रयास करेंगे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि मुअज्जम साहिब खबर के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने जो सिख गुरु थे 10वें, उनके साथ मेल मिलाप किया और उनको मनसब देने का प्रयास किया। लेकिन 1708 में जो है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है नांदेड़ में। उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के साथ इनके संबंध खराब हो जाते हैं, और लौगढ़ पर अटैक को लेकर दोनों में युद्ध छिड़ जाता है, और लास्ट में लौगढ़ बंदा बहादुर अपने पास ले लेते हैं। और 1712 में उसी युद्ध के लड़ने के दौरान ये मुअज्जम मारा जाता है। तो बंदा बहादुर के साथ जो लड़ाई हुई उसको भी दिमाग में रखना है। फिर एक डच गुमास्ता आता है, जेसुआ कैटलर करके है। 1711 में जेसुआ कैटलर को मुगल दरबार में एक तरह से आता है, डच गुमास्ता है, जो डच कंपनी आ गई। तो हमें एक चीज़ वो भी ध्यान में रखना है कि 1498 में पुर्तगीज आ रहे हैं, 1600 में कंपनी आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच आ रहे हैं, और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जा रही। यानी कि जितनी कंपनियां हैं सब औरंगजेब तक आ गई हैं, चाहे वो स्वीडिश हैं चाहे वो डेनिश हैं। आप देखो लास्ट में जो है आएंगे 1731 में जाके आएंगे वो डेनिश वाले,
स्वीडिश वाले पहले ही आ जाएंगे 1616 में। तो औरंगजेब तक आप देखो 1664 तक मैक्सिमम कंपनियों का भारत में आगमन हो जाता है। तो उनके संबंध को भी ध्यान रखना है। जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तब ये कॉन्सेप्ट और गहराई से क्लियर होगा। जब इस साधना की तरह है पढ़ाई, तपस्या है, जब इसको नहीं समझोगे तो नेक्स्ट नहीं, क्योंकि एक दूसरे से उलझा हुआ है। तो यानी कि हमें 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना मुअज्जम के बारे में कि इनकी मेल मिलाप की नीति कितना सफल रही, कितना असफल रही। आप देखोगे बुंदेल में छत्रसाल के साथ इनके मेल मिलाप की नीति बनी रही, चूड़ामल छत्रसाल। इसके बाद आप देखोगे कि एक जो है सिडनी ओवेन महोदय हैं, जो इनके बारे में कहते हैं, एक मूल्यांकन करते हैं कि अगर कुछ अच्छे शब्द लास्ट में किसी के बारे में कहा जाए तो वो अच्छे शब्द मुअज्जम के बारे में कहा जा सकता है। इसका मतलब अच्छा मानते हैं कि वो इंटरफियरेंस बर्दाश्त नहीं करता था, या इसके समय में गुटबाजी नहीं शुरू हुई अमीरों की, स्वतंत्र शासक। मतलब मुगल वंश का अगर लास्ट चिराग आ जाए कि जो स्वतंत्र है, तो हम समझ रहे हैं कि आप मुअज्जम को लगाओ, अपनी मनमानी करता साए बेखबर है, लेकिन किसी गुट के द्वारा इंटरफियरेंस नहीं होता है। इसके बाद आप देखोगे फिर जो है जहांदार शाह आता है, बादशाह बनता है। और जहांदार शाह फिर बादशाह किसके कारण बनता है? वो जो है ईरानी गुट के कारण बनता है। यहाँ से शुरू हो जाती है गुटबाजी। और जहांदार शाह के समय में आप देखोगे तो जहांदार शाह को एक टाइटल दिया गया, लंपट मूर्ख का टाइटल दिया गया। यानी कि लाल कुंवर नामक एक नृत्यांगना थी, उसके साथ प्रेम प्रसंग के कारण ये हाईलाइट हो गया। एक तो क्वालिटी नहीं, एक तो मूर्खता है, दूसरे आलिंगन है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो है स्टिकी सबस्टेंस के तरह। बादशाह में तेजी खत्म हो गया, बादशाह क्या दरबार लगाएगा। लंपट मूर्ख के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। और इनके बारे में इतिहासकारों ने बहुत अच्छा मूल्यांकन किया कि इनका जो दरबार है वो चारण है, भाटों के लिए, नृत्यांगनाओं के लिए। ये क्वेश्चन भी एक बार आया कि किस मुगल बादशाह के दरबार को कहा जाता है कि ये चारण और भाटों के लिए, गायकों के लिए, गायकी चलती है, नृत्यांगनाओं के लिए है। और ये ऐसा समय आया कि कहा जाता है कि जो है चिड़ियों ने अपने घोंसले को बदल दिया। एक तरह से आप देखो तो लोगों ने अपना जो है दूसरे के घर में लोग मिले, यानी कि अराजकता होने लगी। तो ये चीज दिमाग में रखना। इन्हीं के समय में आप देखोगे थोड़ा सा इन्होंने जुल्फिकार खां, यानी कि ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां को सर्वे सर्वा बना दिया। अब जो काम करेंगे वो जुल्फिकार खां ही करेंगे। तो जुल्फिकार खां यानी कि इन्हीं के समय में आप देखोगे एक इजारेदारी व्यवस्था शुरू होगी, जो बहुत ही किसानों के लिए बड़ी हानिकारक रही। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको कहा जाए कि ठेके पर भू राजस्व वसूली की व्यवस्था शुरू हो गई, जो एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा किसानों के लिए घातक सिद्ध हुई। इन्हें जागीरों का आवंटन तो इन्होंने रोक दिया, लेकिन एक इजारेदारी जो सिस्टम शुरू हुआ वो बड़ा फैटल रहा। तो ये क्वेश्चन अगर आया जाए कि इजारेदारी सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जहांदार शाह के समय में, चूंकि काम तो जुल्फिकार खां ही कर रहे हैं, तो ये एक व्यवस्था को ध्यान रखना। फिर इन्होंने क्या किया कि आमेर के राजा जो जय सिंह थे, उन्हें मिर्जा राजा क्या पदवी दिया और जो है मालवा की जागीर दे दिया, मालवा का सूबेदार बना दिया। इसी तरह से महाराजा अजीत सिंह थे, उनको महाराजा का टाइटल दिया और एक तरह से गुजरात का उन्हें सूबेदार बना दिया। तो इनके साथ संबंध थोड़ा सा सही रहे, यानी कि राजपूतों के साथ। इसके बाद आप देखोगे जहांदार शाह के बारे में एक तरह से कह लीजिए कि ये कुछ नहीं करते थे, जो कुछ भी करना था वो करता था जो है अपना जुल्फिकार खां। और इनके समय में अमीरों के गुट में कोई जो है लड़ाई वगैरह नहीं होती है, एक ही तानाशाही के पूरा रूप में रहता है। यानी कि सर्वे सर्वा भूमिका किसकी रहती है? वकील मुतलक यानी कि वजीर आला जुल्फिकार खां की भूमिका रहती है। इसके बाद आप देखोगे आप प्रतिद्वंदिता शुरू होती है और फिर सैयद बंधुओं का राजनीति में हस्तक्षेप शुरू होता है।
और जब सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप शुरू होता है तो इनको समाप्त करके सैयद बंधुओं ने किसको शासक बनाया? फर्रुखशियर को, और राजनीति में हस्तक्षेप कर गए। अब इसके बाद पूरा आप देखोगे कि अमीरों के गुट में लड़ाई होगी फर्रुखशियर के समय में। तो अब हम लोग आते हैं फर्रुखशियर का समय, यानी कि फर्रुखशियर के समय को अगर देखना है, क्योंकि घटनाओं को थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा और घटनाओं को लिंक करना पड़ेगा, और जितना आप लिंक करोगे उतना ही इतिहास आपका रिच होगा। अब आप देखो फर्रुखशियर के समय में, फर्रुखशियर के समय में कौन कौन सी घटना हो रही है, क्योंकि फर्रुखशियर का थोड़ा सा लंबा कार्यकाल रहा, 1713 से लेकर 1719 तक है। तो आप देखो कि फर्रुखशियर के समय में एक तो बंदा बहादुर का प्रकरण बहुत उभरने लगा। इनके समय की जो एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि बंदा बहादुर महत्वाकांक्षी होने लगे वो, एक तो वजीर खान से उन्होंने बदला ले लिया, जो जिंदा दीवार में चिनवा दिया था गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को, तो एक तो वो बदला ले लिया उन्होंने जिसके लिए भेजा गया था, और फर्स्ट और लास्ट गुरु के नाम से सिक्के चलाने लगे, लोहगढ़ में अपना जो है शासन प्रशासन को स्थापित करने लगे पूरा, बंदा बहादुर बंदई सिख। तो ये बहुत बड़ा एक संकट इनके लिए था। लेकिन उधर सैयद ब्रदर्स के नेतृत्व में हुसैन और हसन, यानी कि अब्दुल्ला खां और वजीर बन गए अब्दुल्ला खां, और हुसैन अली को दे दिया इन्होंने मीर बख्शी का पद, कमांडर इन चीफ का पद। तो लड़ाई होना सुनिश्चित था। ऐसे समय में 1716 ईस्वी में एक भयंकर लड़ाई होती है, गुरदासपुर नांगल का युद्ध। और गुरदासपुर नांगल के युद्ध में कम्बिंग करके घेर लिया जाता है बंदा बहादुर को, और लास्ट में दिल्ली जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। कि ये तो पॉलिटिकल एसेसिनेशन है बंदा बहादुर का, वो जो 1716 ईस्वी का है, वो बड़ी महत्वपूर्ण घटना, एक कह लीजिए बड़ा दुर्दांत घटना, सिख इतिहास में एक बहुत जो है फैटल घटना कही जाती है। और वहाँ से आप देखो फिर सिख में मिसलों का इतिहास आ जाता है, 12 मिसलें रहती हैं, यानी कि सिख धर्म 12 सेक्ट में बट जाता है। मिसलों का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से कह लीजिए विभिन्न प्रकार के जो मिसलें हैं। अब जाहिर सी बात है 12 मिसलें हैं तो आपस में लड़ेंगी। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, पूरा मिसलें बिखरी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हीं मिसलों में सुकर चकिया मिसल में चढ़त सिंह के घर महासिंह आए, और महासिंह के बेटे के रूप में रणजीत सिंह का जन्म हो रहा 1780। तो 1716 से लेकर 1780 के मध्य पंजाब में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या मिलेगा? मिसलें मिलेंगी। तो ये कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और सुगम चीज है। अगर वो लड़ते रहें तो इसके लिए और प्लस पॉइंट है। तो वो मिसलों का इतिहास है। इसके बाद रणजीत सिंह का इतिहास शुरू होगा। उस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब मिसले आ जाएंगे, अब इनके संबंध नहीं होंगे, क्योंकि 12 मिसले हैं। अब इनके समय में आप देखो, एक तो बंदा बहादुर की हत्या, दूसरे जब आप देखोगे कि 1700 यानी कि 1713 में ही 1713 में आप देखोगे नायब सूबेदार के रूप में मुर्शिद कुली खां, जो मुर्शिदाबाद का संस्थापक है, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिदाबाद का संस्थापक मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? कंपनी के समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अब एक तरह से नायब निजाम के रूप में, नायब सूबेदार के रूप में उभर रहा है, और मुगल सत्ता से धीरे धीरे अलगाव नजर आ रहा। डोमिनेंट पर्सनालिटी मुर्शिद कुली खां, हु बिकेम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। 1717 में आप देखोगे कि धीरे धीरे तो सूबेदार बन जाएगा, नवाब बन जाएगा, पहला नवाब बंगाल का। तो मुर्शिद कुली खां आप देखो। अब मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? कंपनी के समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। आप कंपनी में तहलका मच गया कि भाई ये कौन आ गया। इसलिए कंपनी ने फिर क्या किया? जॉन सरमन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा। अब जब जॉन सरमन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आ रहा है 1715 में, जॉन सरमन के नेतृत्व में
जॉन सरमन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आया फरुखसियर के दरबार में, जिसमें 3 सदस्य थे। डॉक्टर हैमिल्टन थे और एक सेहुर्द करके थे, द्विभाषिया, और एक जॉन सरमन थे। और उन्हीं डॉक्टर हैमिल्टन ने इसके फोड़े का इलाज कर दिया, सर्जरी कर दिया बादशाह की। और जब बादशाह की सर्जरी कर दिया तो बादशाह खुश हो गया और उसने लुटा दिया फिर 1717 का फरमान। अब आप देखो, आप ये जो 1717 का फरमान है, इसको कभी भूलना ही नहीं। ये चीज़ें रिमार्केबल होती हैं, जिसको हम लोग दस्तक भी कह रहे हैं। और अगर बैक में जाओ आप, तो ये दस्तक कहाँ मिला? ये दस्तक कंपनी को हुगली में मिला, जब खुर्रम बादशाह हुआ करता था, शाहजहां। 1650 यानी कि 1651 में कंपनी का पहली बार पदार्पण बंगाल में हो रहा है। और कंपनी को व्यापारिक सुविधा देने के लिए इन्होंने फ्री पासपोर्ट दे दिया इंटरनल, दैट्स वाज नोन एज दस्तक। तो सवाल ये आएगा कि भारत के गुलामी का कारण कौन बन रहा है? दस्तक। और दस्तक का मतलब इंटरनल फ्री पासपोर्ट, क्योंकि कंपनी माल कहीं से उठाती थी और विभिन्न चुंगियों से होकर गुजरती थी। तो अगर वहाँ चुंगी लगता था तो माल का कास्ट वैल्यू बढ़ता था। तो माल का कास्ट वैल्यू बढ़ेगा तो व्यापारी व्यापार नहीं करेगा। तो आप देखो कैसे हमारे बादशाह पहले उसको संरक्षण दे रहे हैं। 1600 से 1700 दौर जब हम लोग समझेंगे तो हम प्लस में हैं व्यापार में, क्योंकि हमारे माल इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं और उसके बदले में हमें लाभ मिल रहे हैं। लेकिन आप यही देखो 1700-1757 के बीच में तो वो अपने देसी उद्योग धंधों को संरक्षण कर रहे हैं और हमारे कॉटन इंडस्ट्री पे, हमारे कॉटन पर वो जो है शुल्क लगा रहे हैं, पौंड जुर्माना लग रहा है। इसका मतलब हमारा कॉटन इंडस्ट्री हतोत्साहित होगा। तो जब तक हम उसके कॉलोनियल नेचर को नहीं समझेंगे तब तक मॉडर्न इंडिया नहीं समझ में आएगा कि उसकी कॉलोनियल नेचर क्या कह रहा है, उसका उपनिवेशवाद क्या कह रहा है। क्योंकि उपनिवेशवाद का चरित्र क्या है? आर्थिक शोषण। और उपनिवेशवाद की प्रजा क्या है? शोषक और शोषित है। तो जिसका नेचर ही शोषक हो तो वो कैसे कहेगा कि अंग्रेज हमने मॉडर्नाइजेशन किया? अरे उसने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, उसने उपनिवेशीकरण किया। और जब उसके पास ज़्यादा पूंजी आ गई तो रेलवे का विस्तार किया। तो रेलवे का विस्तार अपने पर्पस से किया। हमारे उत्थान के लिए रेलवे का विकास क्यों करेगा अंग्रेज? लेकिन आज देखो वही रेलवे वरदान सिद्ध हुई है। तो एक चीज हमें इसको समझना है कि ये दस्तक कहाँ मिला? हुगली में मिला। अब जब बादशाह चेंज होता था तो इस दस्तक का रेन्यूअल करना पड़ता था। अब आप देखो जब इसका रेन्यूअल करना पड़ता था तो यही बात यहाँ आई, जब कंपनी के गतिविधियों को रोक दिया तब फिर जॉन सरमन के नेतृत्व में आया और 1717 में इसने सोचा कि हम बादशाह से फरमान ले लेंगे और पूरा इजाज़त मिल जाएगी। अभी 1717 में क्या कहा गया कि 3000 वार्षिक अदायगी पर बंगाल में आप चुंगी मुक्त व्यापार करो, आंतरिक चुंगी मुक्त व्यापार करो। 10,000 अदायगी पर आप सूरत की तरफ आंतरिक चुंगी मुक्त व्यापार करो। आप 38 जो है बंगाल के आसपास 38 गांवों की जमींदारी जागीरदारी इन्होंने देने की बात कहा, जिसको जो है मुर्शिद कुली खान ने अवॉइड कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक क्लास इन्होंने क्या लगा दिया कि जब इसकी विवेचना मुर्शिद कुली खान यानी कि बंगाल का सूबेदार करेगा तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसका मतलब अब आगे चल के प्लासी और बक्सर की जो लड़ाई होगी वो किसके कारण होगी? दस्तक के प्रयोग और दुरुपयोग को लेकर। लड़ाई का दो ही कारण है हमारे और अंग्रेज के बीच, यानी कि दस्तक का मिसयूज और दूसरा फोर्टिफिकेशन के प्रकरण को लेकर, किलेबंदी के प्रकरण को लेकर। आप देखो प्लासी और बक्सर के बीच यही दस्तक काम करेगा। और ये दस्तक यानी कि इस फरमान को हम लोग क्या कहते हैं? आप इसको देखोगे तो विलियम ओर्म्स, एक अंग्रेज विद्वान है विलियम ओर्म्स, और इस ओर्म्स के द्वारा इसको क्या कहा गया कि दैट्स वाज बिकम एज ए मैग्ना कार्टा फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैग्ना कार्टा कहा गया इसको। अब आप मैग्ना कार्टा सोचोगे, मैग्ना कार्टा कहाँ कहाँ मिलता है?
जैसे आप देखो कि 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा है। तो ये मैग्ना कार्टा की बात कहाँ से आई? ये मैग्ना कार्टा की बात आप देखोगे तो 1215 में जॉन सेकंड ने लिखित रूप से अपने प्रजा को एक अधिकारों का चार्टर निकाला, जिसको ग्रेट चार्टर कहते थे। मैग्ना मतलब ग्रेट और कार्टा का मतलब चार्टर। तो जॉन सेकंड के द्वारा जो अपने जो है एक तरह से कह लीजिए सामंती प्रजा को जो ऑर्डर दिया गया, जो लिखित दस्तावेज दिया गया अधिकारों का, दैट्स वाज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। यानी कि पहली बार उनको अधिकार मिल रहा तो उनको क्या लगा कि ये तो बहुत महाअधिकार मिल गया, तो उसमें वो खुश थे, तो मैग्ना कार्टा चिल्ला रहे हैं। तो 1215 का जो मैग्ना कार्टा है आने वाले समय में उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से लोग जान रहे हैं। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि हमें सब मिल गया जो हमें चाहत थी, तो ओर्म्स कह रहे हैं कि ये तो मैग्ना कार्टा है। फिर आप देखोगे 1719 में एक मैग्ना कार्टा और देगा फर्रुखसियर। देश को लुटा रहे हैं लोग मैग्ना कार्टा दे देकर। अब आप देखो 1719 में फर्रुखसियर एक मैग्ना कार्टा और देगा दिल्ली समझौते से, और वो किसके साथ होगा? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ होगा। और चौथ और सरदेशमुखी चौथ के आश्वासन पर वो सैन्य मदद की बात करेंगे कि हम आपको 15,000 घुड़सवार देंगे, मदद करेंगे हम आपकी। तो पहले महत्वपूर्ण पेशवा कौन आए? बालाजी विश्वनाथ। उन्हीं के बेटे बाजीराव फर्स्ट, उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिनको हम लोग नाना साहब के नाम से भी जानते हैं और बालाजी सेकंड के नाम से भी जानते हैं, जिनके समय में पानीपत का 3rd बैटल होगा। तो ये किसके समय की घटना है? फर्रुखसियर के समय की घटना। और ये आपको बैक में कहाँ ले जा रही है? 1651 ले जा रही है हुगली की घटना। अब दस्तक का प्रकरण, अब ये दस्तक को नहीं याद रखोगे आप तो कोलैप्स कर जाओगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे। घटनाओं को जोड़ना हमें सीखना। और फिर इसी बादशाह के समय में आप देखोगे 1719 में दिल्ली समझौता हो जाता है। और दिल्ली समझौता किसके किसके मध्य होता है? हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ वाज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा कन्फेडरेसी आफ्टर शिवाजी। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी की वसूली कर लेना, दक्कन से चौथ की वसूली कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि ये जो है इस शर्त पर, यानी कि हुसैन अली और इनके साथ समझौता हो जाता है। और इन्हीं की मदद से आप देखोगे कि आगे चलकर जो है हुसैन अली, ये फर्रुखसियर हुसैन अली को ख़त्म करना चाहेंगे, यानी कि सैयद ब्रदर्स को ये ख़त्म करना चाहेंगे और सैयद ब्रदर्स इन्हीं का गला दबा देंगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अमीर जो है किसी बादशाह का गला दबा दिया। तो ऐसे समय में आप देखो, और इसी बादशाह के समय में आप देखोगे कि जो अजीत सिंह थे, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, अपने पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ कर देंगे। और इसी बादशाह के समय में फर्रुखाबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाएगी, जिसको आप याद रखोगे। फर्रुखाबाद ऐसे ही याद रहेगा, क्योंकि फर्रुखसियर फर्रुखाबाद, 1714 में फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस पठान के द्वारा फर्रुखाबाद आ जाएगा। यानी कि आप देखो कि इकाइयां कैसे कैसे स्वतंत्र हो रही हैं। अब जो 1719 का जो दिल्ली समझौता हुआ, उसको रिचर्ड टेम्पल महोदय क्या कहते हैं कि यह मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। देखो अब दूसरा मैग्ना कार्टा आया। तो अगर देखा जाए तो रिचर्ड टेम्पल महोदय उसको क्या कहते हैं? रिचर्ड टेम्पल कहते हैं दैट बिकम एज द मैग्ना कार्टा फॉर द मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के लिए। क्योंकि दक्कन में जो है चौथ मिलने लगी। चौथ का मतलब टोटल प्रोडक्शन का 1/4। वो एक तरह से कह लीजिए दादागिरी टैक्स है, एक तरह से कह लीजिए कि वो जबरदस्ती का टैक्स, लड़ाई का मूल कारण था। सरदेशमुखी तो वैलिड कर रहे हैं कि मान लो शिवाजी छत्रपति बने, तो छत्रपति होने के लिए, क्योंकि देशमुखों के देशमुख सरदेशमुखी और सरदेशमुखों के देशमुख यानी कि छत्रपति, तो छत्रपति होने के कारण उनको एक वैलिड टैक्स चाहिए, सरदेशमुखी टैक्स। तो ये चीज़ दिमाग में हमें रखना है कि कौन कौन सी घटना
फर्रुखसियर के समय में हो रही हैं। सवाल ये नहीं है कि फर्रुखसियर महत्वपूर्ण है, सवाल ये है कि वो घटना महत्वपूर्ण है जो पूरे सेंचुरी को प्रभावित कर रही और सिविल सर्विसेज को भी प्रभावित करेगी। जब आएगा क्या 18वीं सदी के भारत का आप समीक्षात्मक मूल्यांकन करो, तब मैग्ना कार्टा को दिखाना पड़ेगा आपको। तो घटनाएं तो क्लब करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो तभी तक रहेगा जब कंसेप्ट में बांधोगे आप। कंसेप्ट में बांधोगे नहीं, फैक्ट तो अपने आप आत्महत्या कर जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे रफ़ीउद्दराज आएंगे, रफ़ीउद्दौला आएंगे। और रफ़ीउद्दराज के समय में कहा जाता है कि एक नीकू शेयर था, जो एक तरह से इनके शाही खानदान में था। नीकू शेयर वो मित्रसेन को अपना मंत्री बनाकर और आगरे में अपने को बादशाह घोषित कर देता। नीकू शेयर के रूप में विद्रोह हो जाता है। बाद में सैयद ब्रदर्स ने उस विद्रोह को ख़त्म किया। तो बीच में वो भी प्रकरण आता कि नीकू शेयर एक विद्रोह कर गया, लेकिन हालांकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आप देखो मौलिकता कहाँ कहाँ है, जहाँ घटनाएं टर्न ले रही हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग आते हैं आपके जो है मोहम्मद शाह रंगीला पर, जो लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया, जिनका नाम क्या है आप देखो। नाम इनका देखोगे तो आपको लगेगा, नाम से ही इनके नेचर का पता चल रहा। और 1719 से लेकर और 1748 तक है, बहुत लंबा कार्यकाल है। अब देखो आप कितनी घटनाएं होंगी। और इन्होंने मुगल वंश की प्रक्रिया को तीव्र ही कर दिया। तीव्र क्या, तीव्रतम कर दिया। मुगल वंश जो चल रहा था धीमी गति से विघटन की तरफ, इन्होंने पूरी तरह उसको फिनिश ही कर दिया। नाम मिजाज पता चल रहा नाम से ही। इससे पहले जो फर्रुखसियर थे उनको घृणित कायर कहा गया। उससे पहले जो जहांदार से थे लंपट मूर्ख कहा गया। उससे पहले जो आपके साहेब बेखबर थे मुअज्जम, उनको बेखबरी के दौर में लुट जाते थे, पता ही नहीं चलता था। अब आप इनको देखो तो ये रोशन अख्तर है, मूल नाम इनका रोशन अख्तर है। और इनको बादशाह बना दिए सैयद ब्रदर्स। और जब बादशाह बना दिए तो फिर ये सैयद ब्रदर्स को हटाने के चक्कर में फिर पड़ गए और तुरानी गुट का मदद लेने का प्रयास किए। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना जो हम लोग स्लिप कर गए हैं कि एक समय ऐसा आता मुगल राजनीति में कि तीनों गुट एक साथ हो जाते हैं, तीनों गुट मिलते हैं और तीनों गुट में लड़ाई हो जाती है। वो फर्रुखसियर का समय जिसमें ईरानी और हिंदुस्तानी के मध्य युद्ध हो जाता है। और हमने बताया भी था कि ईरानी हिंदुस्तानी के मध्य युद्ध हो जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी की विजय होती है और असद खां को जेल हो जाती है और जुल्फिकार खां मारे जाते हैं और शहादत खां भाग कर जाते हैं फैजाबाद की तरफ, अवध की तरफ। और वही शहादत खां बाद में अवध सूबे में आप देखो अवध के नवाब बनते हैं, बुरहानुल मुल्क का टाइटल धारण करके। तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तीनों गुट एक समय में मुगल राजनीति में मिलेंगे, वो फर्रुखसियर का समय है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो एक तरह से ये जो मोहम्मद शाह रंगीला का समय है, तो ये चीज जो है आ रहा, देख लेना एक बार, वहाँ लाइट नहीं दिख रही थी। अच्छा, देख लेना है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय है काफ़ी लंबा समय है। तो इसको आप देखोगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कई घटना घटित होगी, जिसमें फर्स्ट जो घटना मोहम्मद शाह रंगीला के समय में वो क्या है, जजिया सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। जजिया का इतिहास आप लोगों को हमने बताया था बखूबी कि जजिया सदैव के लिए ख़त्म हो जाता है इसी बादशाह के समय में 1720 में आकर। और सैयद बंधुओं के प्रयासों से जजिया जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने ठट्टा यानी कि सिंध के प्रजा से लिया था दाबोल दरगाह पर, यानी कि दाबोल का विजय हुआ, उसका देवल के प्रजा से पहली बार जजिया कर की वसूली की गई थी। और इसके बाद जजिया हमने बताया था कि जजिया वजह सिक्योरिटी टैक्स 10, 20, 40 टंका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वसूल किया जाता था। जजिया, खम्स, खराज, जजिया, जकात, वहाँ हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में। और फिर जजिया वसूली के लिए जजिया सभी से वसूल किया फिरोज शाह तुगलक, फिर जजिया हटाया जो है अकबर, फिर जजिया लगाया औरंगजेब,
फिर जजिया का बहुत बड़ा इतिहास रहा, जजिया लेने से इनकार कर दिया। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसने जजिया लेने से इनकार कर दिया। आप देखो जजिया जैनुल अबादीन ने हटाया कश्मीर में, तो जैनुल अबादीन कश्मीर का अकबर कहलाया। तो जजिया का ढेर सारा इतिहास रहा, 712 से लेकर 1720 तक जजिया का इतिहास रहा। और सैयद बंधुओं के प्रयासों से जजिया 1720 में अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। और इन्हीं के समय में एक चीज ध्यान रखना है कि तुरानी और हिंदुस्तानी के मध्य कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और 1720 से 22 के दौर में हिंदुस्तानी गुट भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जो अब्दुल्ला खां थे उनको जहर दे दिया गया, और जो हुसैन अली थे उनको मर्डर कर दिया गया। तो 1720-22 के दौर में ये दल भी समाप्त हो जाएगा, अमीरों का ये गुट भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बचेंगे एक लीडर, बहुत तूफानी लीडर, बहुत ही तुरानी गुट के लीडर, कमरुद्दीन चिनकलिस खान निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। और इनको क्या बनाया, रंगीला ने इनको वजीर बना दिया। और 1722 में जब ये वजीर बने और 1723 में इन्होंने देखा कि भाई हमारे लिए कंडीशन महफूज नहीं लग रही दिल्ली में, तो ये दक्कन की तरफ चले आए। और जब दक्कन की तरफ चले आए तो ये दक्कन में स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। यानी कि 1724 में आप देखो तो चूँकि 1720 में वो बाजीराव फर्स्ट आ गए, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ का डेथ हो गया और उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट आ रहे हैं, पेशवा बन रहे हैं छत्रपति साहू के देखरेख में। अब इसका मतलब लड़ाई दोनों में संभावित है। तो इन्होंने बाजीराव फर्स्ट से मदद लेकर और 1724 में हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। तब तक दक्कन का एक मुगल सूबेदार आ रहा मुबारिज खां, उसको सकूर खेड़ा के युद्ध में इन्होंने 1724 में हरा दिया। तो इस लड़ाई को भी ध्यान रखना कि 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को पराजित करके हैदराबाद के निज़ाम ने यह सिद्ध कर दिया कि अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी कि मुगल काल की रही सही सत्ता भी समाप्त हो जाती है। और कभी भी आ जाए कि रियल डाउनफॉल ऑफ मुगल इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द डेट 1723। यानी कि 1723 में देखोगे तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि चिनकलिज खां मुगल दरबार को छोड़कर दक्कन चला आता है। तो एनसीईआरटी अगर बहुत गौर से आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये लाइनें मिलेंगी, किसी किताब में नहीं मिलेंगी, 1723 का जिक्र। यानी कि रियल डाउनफॉल ऑफ मुगल इंडिया अगर जानना है तो आप 1723 को समझो। उस समय की राजनीति क्या थी, मुगल वंश को कोई संभालने वाला नहीं था उस समय। और इस तरह से आप देखो कि दक्कन में जो है तुरानी राज्य के रूप में जन्म हो जाता है। यानी कि मुगल वंश की प्रक्रिया, जो विघटन की प्रक्रिया, उसे तीव्र करने का श्रेय अगर देखा जाए तो यही है जो है रंगीला। और इन्हीं के समय में मैक्सिमम राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे अवध देखोगे आप स्वतंत्र हो गया, यानी कि अवध स्वतंत्र हो जाएगा 1722 में। और 1722 से लेके कल हमने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में समाप्त हो जाएगा। फिर आप देखोगे हैदराबाद की कहानी बहुत बड़ी है, 1724 में आएगा और ये जाएगा आज़ादी के बाद तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन जो है पोलो के द्वारा इसको शामिल करेंगे भारत में। फिर इसके बाद आप देखोगे रुहेलखंड की स्थापना हो जाएगी 1721 में। फिर आप देखोगे भरतपुर की स्थापना हो जाएगी। और भरतपुर आप देखो 1720-22 के दौर में भरतपुर अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन 1803 में जब दिल्ली पर कब्जा होगा तो भरतपुर भी छीन लिया जाएगा। इस तरह से आप देखो। इसके बाद आप देखो तो मराठे धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएंगे। और फिर मैसूर आप देखो, मैसूर धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगा आगे चलकर। मैसूर आप देखोगे तो 1700, ये बाद में आप देखोगे 1761 से लेके 1799 के बीच में इसकी कहानी सिमट जाएगी। ये शाह आलम सेकंड के समय में आएगा। तो कहीं ना कहीं विघटनकारी जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट चल रही है। फर्रुखाबाद आप देखें पहले ही स्वतंत्र हो गया,
बंगाल स्वतंत्र होने के कगार पर है, बिल्कुल बंगाल स्वतंत्र हो जा रहा, बंगाल स्वतंत्र हो जा रहा। सिख धीरे धीरे आप देखो अभी मिसलों में है, सिख धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी तो मिसलें चल रही हैं, 12 मिसलों में लड़ाई हो रही है। यानी कि एक मोहम्मद शाह रंगीला के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि इन्होंने प्रक्रिया को बहुत फास्ट कर दिया, क्योंकि इनको शासन प्रशासन से कोई मतलब ही नहीं, कहाँ कौन आक्रमण कर रहा कोई मतलब नहीं, कहाँ कौन अलग हो रहा कोई मतलब नहीं। यानी कि एक आप देखो कि अवध जो है एक ईरानी राज्य के रूप में बना और हैदराबाद एक जो है तुरानी राज्य के रूप में बना, और ये अमीरों के गुट थे, यानी कि ये उत्तराधिकारी राज्य थे। इनको हम लोग सक्सेसर स्टेट कहते हैं। जैसे बंगाल है, अवध है और हैदराबाद है, ये इन्हीं के पद चिन्हों पर इन्हीं से अलग होकर इन्हीं के मॉडल को स्थापित कर रहे हैं, और कुछ तो इनसे बिल्कुल अलग होकर जो है बगावत करके और अपना अलग जो है सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे इन्हीं के समय में एक बहुत बड़ा जो घटना घटित हो रही है, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। अब आप देखो कि नादिर शाह की अगर पॉलिटिक्स आप देखोगे, यानी कि करनाल का युद्ध होता है, करनाल की लड़ाई, करनाल का युद्ध होता है और नादिर शाह के अटैक हो जाते हैं। और इस करनाल के युद्ध में कहा जाता है कि जब पहले भी आप देखोगे कि काबुल जो है, काबुल मुगल वंश का सूबा था, मुगल साम्राज्य का, लेकिन कंधार वो हाथ से निकल गया लास्ट में। यानी कि 1648 में कंधार सदैव के लिए हाथ से निकल जाता है। लेकिन जब ईरान के साथ अमास्म की डेथ हो जाती है 1736 के आसपास, तो ईरान का शासक बन जाता है नादिर शाह। और जब नादिर शाह शासक बन जाता है तो ये कंधार पर अटैक करने का प्रयास करता है, और जब कंधार पर अटैक करने का प्रयास करता है तो मुगल में अपने दूत के माध्यम से एक संदेश भिजवाता है कि भाई जब हम कंधार पर अटैक करेंगे तो कंधार पर कुछ लोग भागकर काबुल में शरण लेंगे, तो आप उनको शरण मत देना। तो अगर ये चीज़ देखा जाए तो पंगा, यानी कि पंगा तो मोहम्मद शाह रंगीला ने लिया। अब जब अटैक किया उसने, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कंधार काबुल एक ही जगह पास में सूबे हैं, तो कंधार से काबुल में लोग शरण लिए और उसको वो जो है भगाया नहीं, जिसके कारण वो उल्लंघन माना गया। उस कारण को आधार बना के फिर उसने अटैक कर दिया, और उसके बाद भी उसने दूत भेजा कि भाई अब ये जो है गलत काम, आपने वादा खिलाफी किया, फिर दूत की हत्या कर दी जाती है, तो जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता, फिर वो अटैक करता, और जब अटैक करता तो हरियाणा की तरफ से उधर करनाल की तरफ से आता। अब आप देखो कि करनाल की पोजीशन क्या है, क्योंकि अब वो पंजाब उधर की तरफ से आएगा तो पंजाब में मिसले हैं, कोई रोकने वाला है नहीं, रोक टोक है नहीं। तो ये करनाल में आ गया और करनाल के युद्ध में पहुंचकर, और आप देखो कम समय में आप समझ लो खाने दौरान, युद्ध के दौरान ही मारा गया जो मुगल मीर बख्शी था। यानी कि करनाल के युद्ध में मुगल सेनापति खाने दौरान की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो नादिर शाह था वो बुरहानुल मुल्क जो अवध का नवाब था उसको और मुगल बादशाह को बंदी बना लेता है। अब देखो आप यहाँ की तस्वीर क्या है, मुगल बादशाह को बंदी बना लेता है। अब जब मुगल बादशाह को बंदी बना लेता है, उसमें जो शांति दूत की भूमिका है, यानी कि शांति दूत की भूमिका कौन निभाता है? चिनकिलिस खान, निजामुल मुल्क, आसफ जां। अब वहाँ एक संधि कराता है कि भाई चलो सही है, आप 50 लाख ले लेना और इन लोगों को, दोनों लोगों को रिहा कर दो आप। और उसको किस्तों में कहा गया कि आप 20 लाख एक बार में ले लेना, 10-10 लाख आप 3 किस्तों में लेना। और वो एक हद तक तैयार हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीर बख्शी के पद की लालच दोनों को थी, यानी कि हैदराबाद निज़ाम, और आप देखो हैदराबाद का निज़ाम और अवध का नवाब, ये दोनों बगावत किए मुगल साम्राज्य से, और दोनों की मदद की गुहार कर रहा मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि लाचार है। ऐसे संकट के समय में आप देखो बुरहानुल मुल्क ने उस संधि को तोड़ दिया, और वो नादिर शाह से क्या कह रहा है कि नहीं, आप दिल्ली पर अटैक करो
और हम जो है 20 करोड़ आपको जाते समय हम दे देंगे। बोले क्या 50 लाख में आप रखा है? अब देखो, आप संधि को उसने तोड़वा दिया पद के लालच के कारण। ये जो फ्रैक्शन रहा, उसके बाद वो फिर जो है दिल्ली पर अटैक कर दिया। और आप देखो, दिल्ली पर जब अटैक करता है तो 70 करोड़ के आसपास तो संपत्ति के रूप में ले जाता है, 30 करोड़ तो कैश के रूप में ले जाता है, और जो कोहिनूर हीरा और जो तख्ते ताउस ले जाता है, मतलब सिंहासन ही उठा ले जाता है, वो तख्ते ताउस जो बेबादल खां के देख रेख में शाहजहां ने बनाया था। आप सोचो, जब मयूर सिंहासन नहीं बैठ रहा, जिस पे बादशाह बैठ रहा, जब वो नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं, तो ये हालात तो कंपनी भी देख रही है कि इनकी क्या पॉलिटिकल स्थिति है, क्या पॉलिटिकल केयास है। तो नादिर शाह के अटैक के समय में, और आप सोचो अवध का नवाब था वो, और जब वो जाने लगा तो इसको वादा दिलाया कि भाई आप 20 करोड़ की बात कर रहे थे और 20 करोड़ आप दो। उसके बाद वो सुसाइड कर गया। और सफदरजंग जो उसका भतीजा और दामाद था, बाद में जो मुगल वंश का वजीर भी बना, उसने 2 करोड़ रुपया दिया, लेकिन 20 करोड़ का वादा किया था और उसी में ही सुसाइड कर गया था। तो अवध का पहला नवाब जो है आत्महत्या कर जाता है। अब देखो, ये प्रक्रिया अगर आप नहीं समझोगे तो इस समय के हालात, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उसने एक बात कहा था ना, कि जो नादिर शाह था उसने एक बात कहा था कि आप जैसे योग्य, निजामुल मुल्क को कहा कि आप जैसे योग्य वजीर, यानी कि आप जैसे योग्य नेता को रहते हुए क्या हालत है इंडिया की। बोले आपको पता चल जाएगा, कुछ दिन रुको तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या स्थिति है इंडिया की। तो उसने देखा, बिल्कुल स्थिति को देखा, और फिर उसके बाद वो चला जाता है। और जब चला जाता है तो 47 में उसकी हत्या कर दी जाती है नादिर शाह की, और उसके बाद उसका कमांडर इन चीफ होता है अहमद शाह अब्दाली, उसके आक्रमण होते हैं। तो यहीं से हम लोग टर्न कर जाएंगे अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली का जो पहला आक्रमण होता है, नादिर शाह को ईरान का सेनापति भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार भारत पर आक्रमण किया, और इसी आक्रमण को लेकर हम लोग जो है 1-2 बादशाह को भी पढ़ लेंगे। अब आप देखो कि अहमद शाह अब्दाली के अटैक, अहमद शाह अब्दाली जो है आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माता है। अब आप देखो, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान, और कमांडर इन चीफ है नादिर शाह का। और अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर 1767 के बीच 7 बार अटैक करेगा। ये 7 बार अटैक करेगा। अब आप देखो कि इसकी क्या कंडीशन है। इसको दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है, दुर्रे दुर्रानी, दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है, युग का मोती कहा जाता है, पर्ल ऑफ द एज, युग का मोती, पर्ल ऑफ द एज के नाम से जाना जाता है, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी। और 7 बार इसने आक्रमण किया, और पहला आक्रमण जो है वो हुआ रंगीला के ही समय में, और अहमद शाह के नेतृत्व में, जो अहमद शाह जो रंगीला का बेटा था, अहमद शाह के नेतृत्व में सेना ने इसको पंजाब में पराजित कर दिया, और वहाँ से असफल होके चला गया पहले ही अटैक में। यानी कि पहला अटैक आप देखो तो 1748 में, दूसरा नेक्स्ट ईयर, तीसरा जो है 52 में, और नेक्स्ट जो है 57 में, और नेक्स्ट जो है 61 में, और नेक्स्ट जो है 64 में, और नेक्स्ट जो है 67 में। ये सिखों को सबक सिखाने के लिए आया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो 5वां अटैक है इसका, वही पानीपत का 3rd बैटल है। पानीपत का 3rd बैटल क्या है? अहमद शाह अब्दाली का 5वां अटैक। यानी कि ये जो 2 अटैक हैं, ये अहमद शाह के समय में, अहमद शाह, बादशाह अहमद शाह के समय में, और ये जो अटैक है ये आलमगीर सेकंड के समय में, आलमगीर सेकंड के समय में है, जिसके समय की कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। आलमगीर सेकंड के समय में ही प्लासी का युद्ध होता है, लेकिन बादशाह का कहीं नाम नहीं आता, क्योंकि प्लासी के युद्ध में इसकी कोई भूमिका ही नहीं। फिर डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं शाह आलम सेकंड, यानी कि शाह आलम सेकंड के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं।
ये पानीपत का युद्ध आ जाएगा, 64 और 67 वाले भी युद्ध आ जाएंगे। बक्सर का युद्ध भी इसी बादशाह के समय में होगा। यानी कि अब एक स्थिति आप देखो, अहमद शाह की कंडीशन इतनी खराब थी कि कभी कभी इनके जो है ये स्थिति थी कि माली हालत ही इतनी खराब थी कि बहुत ही यहाँ की स्थिति, यानी कि शाही रसोइये में चूल्हे भी नहीं जलते थे। और इस समय आप देखोगे कि एक करता धरता भरता किंग मेकर के रूप में इमादुल मुल्क आ रहा वजीर। 53 के आसपास एक वजीर आएगा इमादुल मुल्क। इससे पहले तो सफदरजंग वजीर हैं जो अवध के दूसरे नवाब हैं, सफदरजंग। अब बताओ, अवध का दूसरा नवाब सफदरजंग जो अवध का नवाब भी है और मुगल साम्राज्य का वजीर भी है। वहीं से आप देखोगे कभी कभी क्वेश्चन आता, नवाब वजीर की परंपरा, यानी कि नवाब वजीर की परंपरा किसके समय में शुरू हुई? तो जो सफदरजंग है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि अहमद शाह अब्दाली का जो पहला आक्रमण उसमें विफल हो जाता है, फिर अटैक करता है, फिर पंजाब के क्षेत्र में यानी कि मथुरा और उधर आगरा में आके लूटपाट करता है, और जब तीसरा अटैक करता है तो उस समय आप देखो ये जो है सिंध और पंजाब के क्षेत्र को अहमद शाह दे देता है, अहमद शाह अब्दाली को। फिर इसके बाद इसका जो है चौथा अटैक होता है, और जब ये चौथा अटैक होता है तो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। और जब दिल्ली में ये प्रवेश करता है तो जाते समय, दिल्ली में लूटपाट करने के बाद जाते समय ये इमादुल मुल्क को वजीर बनाता है, आलमगीर सेकंड को बादशाह बनाता है, और नजमुद्दौला को मीर बख्शी बनाकर चला जाता है। लेकिन 58 में जो है राजनीति में इंटरफियर करते हैं कौन? रघुनाथ राव, यानी कि मराठे, यानी कि बालाजी विश्वनाथ जो बाजीराव फर्स्ट के बेटे थे, जिनके समय में ये लड़ाई होगी पानीपत का थर्ड बैटल। उस समय पेशवा कौन कराएंगे? बालाजी बाजीराव, यानी कि बालाजी सेकंड या नाना साहब के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो एक चीज को दिमाग में ये रखना हमें हमेशा कि अब इंटरफियर करके 1758 में रघुनाथ राव इंटरफियर करेंगे, और ये रघुनाथ राव क्या करेंगे कि उसके द्वारा जो नियुक्त नजमुद्दौला उसको हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो ये जो है इसके लिए जो है वो फिर क्रोधित हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, और फिर वो अटैक करेगा। और फिर जब पांचवा अटैक करेगा तो वही युद्ध क्या है? पानीपत का थर्ड बैटल। और पानीपत का थर्ड बैटल होता है जिसमें मराठा साम्राज्य का सर्वनाश हो जाता है। और एक जो है काशीराज एक कूट शब्दों में जाकर बताते हैं कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 मन सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, और चांदी और तांबे के बारे में क्या कहना। तो ये कोटेशन आता, 2 कमांडर इन चीफ मारे गए, 22 सैन्य टुकड़ियों के कमांडर इन चीफ मारे गए, और प्यादों के बारे में क्या कहना। तो आंखों देखा हाल उन्होंने जाकर बताया पेशवा से, बालाजी बाजीराव से, और बालाजी बाजीराव का उसी के बाद जो है डेथ हो जाती है। तो 2 मोती विलीन हो गए, 22 मन सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे के बारे में क्या कहना। ये जो संवेदनात्मक शब्द है, जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि प्रत्येक घर से लाशें निकली, यानी कि मराठा साम्राज्य के प्रत्येक घर, क्योंकि स्वाभिमानी था पेशवा, किसी की बात को मानता ही नहीं था। जाटों का अफलातून था सूरजमल, उसने परामर्श दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो अपनी ईगो के कारण ये अकेले ही इनको युद्ध लड़ना पड़ा, और वहां अहमद शाह अब्दाली जाके मार्ग प्रशस्त कर देता और अंग्रेजों के रास्ते क्लियर हो जाते हैं। अब आप प्लासी से लेके बक्सर तक का जब युद्ध अध्ययन करोगे तब बक्सर के युद्ध को आप देखोगे कि बक्सर के युद्ध को सर्वाधिक निर्णायक युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि बक्सर के युद्ध ने फैसला कर दिया कि भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा, यानी कि मराठे नहीं करेंगे, अवध का नवाब नहीं करेगा, बंगाल का पदमुक्त नवाब नहीं करेगा, डच नहीं करेंगे, फ्रांसीसी नहीं करेंगे। तो बचा है कौन? अंग्रेज बचा है, और वो करेगा। इसका मतलब अंग्रेज यहाँ प्रूफ कर दिया कि यस केवल हम बचे। और रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहता प्लासी के युद्ध में, और फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है जब इलाहाबाद की संधियां होती। तो 1765 की संधियां, वहीं से शुरू होता उपनिवेशवाद का पहला चरण पूरी तरह, जब दीवानी और निजामत वो ले लेते हैं।
तब उपनिवेशवाद का आपको नेचर समझ में आएगा कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, कि हमारे धन पर कब्जा करना, हमारे सत्ता पर कब्जा करना, और उसी धन से भारत में निवेश करना, और उसी धन से व्यापारिक वस्तुओं को खरीद कर और लंदन में ले जाना। तो उसके नेचर को समझना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड को समझना, तब ये पूरा नेक्सस समझ में आएगा। तो आज हम लोग 18वीं सदी के मिड तक पहुंच गए, जितनी घटनाओं का हम लोग अध्ययन किए, और कल से इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, और कल लेटर मुगल इंडिया हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग शाह आलम सेकंड के बाद घटनाओं का अवलोकन करते हुए, और बहादुर शाह लास्ट यानी बहादुर शाह सेकंड जफर जो शेरो शायरी किया करता था, यानी कि मुगल वंश का लास्ट चिराग, वहाँ तक इसको ले जाकर फाइंड अप करेंगे हम लोग। तो आज की जितनी भी घटनाएं हैं उसको महत्वपूर्ण रूप से आपको समझना है। अब आप इसमें देखो कि अगर आ जाए कि 18वीं शताब्दी के मिड में किंग मेकर की भूमिका किसकी रही, तो आप इमादुल मुल्क लगाओगे। लेकिन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किंग मेकर की भूमिका किसकी रही, तो सैयद ब्रदर्स, हसन और हुसैन, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। तो क्वेश्चन के नेचर पर जाना कि क्वेश्चन कहाँ कर रहा जो है, फ्लक्चुएट कर रहा, तो क्वेश्चन को आप पकड़ लोगे। और 18वीं सदी के भारत को आपको समझना है। और जितनी लड़ाइयाँ मॉडर्न इंडिया में होंगी, मैक्सिमम सारी लड़ाइयाँ, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे वो एंग्लो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, चाहे वो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हो, कर्नाटक वार हो, चाहे बक्सर प्लासी बेदारा और वांडीवास की लड़ाई हो, चाहे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो मैसूर का पतन हो, चाहे एंग्लो मैसूर वार हो, चाहे एंग्लो मराठा वार हो, सारे के सारे युद्ध आप देखोगे 18वीं शताब्दी बीतते बीतते सब युद्ध हो जाएगा। तो रियल नेचर ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है, तो इस सब घटनाओं को लेके चलना है। इन्हीं के साथ मैं बाड़ी को विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं, और इसी जोश खरोश के साथ। और आप लोग पढ़ो और अपने मंजिल को प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।